प्यारे साथियों, आज हम बिहार पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो को देखा है। अगर आप लोग इसको नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएं, इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हर तरह के वीडियो इस चैनल पर डाले जाते हैं। तो चलते हैं सवाल की तरफ। बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 4। पहला सवाल है कि पारसेक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। तो पारसेक दूरी की इकाई है। ऑप्शन ए। इसे खगोलीय दूरी नापा जाता है। सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी, पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी। अगला सवाल है कि अदिश राशि है ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग या उपयुक्त सभी। तो अदिश राशि इसमें ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सदिश राशि है वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। तो ये अदिश और सदिश, अदिश राशि उसे कहते हैं जिसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, जबकि सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसमें से सदिश राशि वेग होगा। अगला सवाल है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। तो संवेग बराबर, संवेग को P से डिनोट करते हैं। संवेग बराबर mv, मतलब कि द्रव्यमान गुने वेग होता है, यानी कि m बराबर P/v, या इसे P अनुपात v भी लिख सकते हैं। मतलब पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। अगला सवाल है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विराम का जड़त्व या गति का तीसरा नियम। तो अगर घोड़ा एकाएक चलना चालू कर दे तो अश्वारोही के गिरने का आशंका विराम के जड़त्व के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला सवाल है कि बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो बल को F से, यानी कि फोर्स मतलब बल होता है, F से डिनोट करते हैं। F बराबर होता है ma, यानी कि बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होती है। ध्रुवों पर अधिकतम होती है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होती है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होती है। तो शरीर का वजन, यहाँ समझने वाली बात है कि एक होता है वजन जिसे हम लोग वेट कहते हैं या भार कहते हैं, और एक होता है मास जिसे द्रव्यमान कहते हैं। तो भार पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर बदलते रहते हैं, जबकि द्रव्यमान पृथ्वी या किसी भी ग्रह पर उसका मान नहीं बदलता है। तो यहाँ वजन कहने का मतलब है भार, और ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो चंद्रमा पर भार पृथ्वी के 1/6 होता है। अगर पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर होगा 100 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी।
अगला सवाल है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों? वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम है, या चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो इसका सही आंसर होगा कि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम है, और इसका आंसर सी होगा। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है बल, टॉर्क, कार्य या कोणीय संवेग। तो जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है टॉर्क। इसका सिंबल ऐसा होता है। समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का 1/10 भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, और बाकी 9/10 भाग समुद्र के सतह के नीचे रहता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या वायुमंडलीय दाब का आधा होता है? तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा, या खींचा हुआ धनुष? तो खींचा हुआ धनुष में स्थितिज ऊर्जा है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, उपकेंद्रीय बल, या बाह्य बल? तो दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल लगता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर, समान गति से नीचे। तो जब त्वरण के साथ ऊपर जाता है तो व्यक्ति का वास्तविक भार से अधिक महसूस होता है, और जब त्वरण के साथ नीचे आता है तो वास्तविक भार से कम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लोलक के काल अवधि यानी टाइम पीरियड निर्भर करता है किस पर? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। तो लोलक के काल अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर उठता है? दाब अंतर, केशिका क्रिया, तेल के निम्न श्यानता, या गुरुत्वीय बल? तो बत्ती में तेल केशिका क्रिया के द्वारा ऊपर उठता है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित हैं ब्रिटेन से, जर्मनी से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, या ग्रीस से? तो आर्किमिडीज का संबंध ग्रीस से है। असरव तरंगे की आवृत्ति होती है। तरंग 3 प्रकार की होती है, असरव, सरव और प्रासरव। तो असरव 20 हर्ट्ज से कम को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार, शेर शाह सूरी, अकबर? तो ये शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई? अप्रैल 1929, मार्च 1931, अप्रैल 1930, फरवरी 1933? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? 1856, 1858, 1857 या 1859? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में निम्न से कौन सा उल्लेख करता है? मौलिक अधिकार, 9वीं अनुसूची, नीति निर्देशक तत्व, या संविधान की प्रस्तावना?
तो ये प्रस्तावना उल्लेख करता है। प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है? कावेरी बेसिन, गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन या कृष्णा बेसिन? प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी बेसिन गोदावरी की है और दूसरा कृष्णा की है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इसका ऑप्शन गलत टाइप हो गया है। दुनिया की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है लेक सुपीरियर, हाई स्वान, लेक विक्टोरिया या इनमें से कोई नहीं? तो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नर्मदा बचाओ अभियान सबसे पहले किसने शुरू किया था? सबसे पहले किसने शुरू किया था? बाबा आमटे, मेघा पाटेकर, मधु कामेकर, मधु गोड्स? तो नर्मदा बचाओ अभियान सबसे पहले मेघा पाटेकर ने शुरू किया था। भारत में रबड़ का पौधा अधिकतर कहाँ पाया जाता है? केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु? तो भारत में रबड़ का अधिकतर पौधा केरल में पाया जाता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? पी चिदम्बरम को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, एम एस स्वामीनाथन को या विमल जलान को? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, एकल अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्योंकि यहाँ निजी और सरकारी दोनों का सह अस्तित्व है। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 गुने 10 का पावर 5 पास्कल, 10.1 गुने 10 का पावर 5 पास्कल, 1.01 गुने 10 का पावर 6 पास्कल और 10.1 गुने 10 का पावर 6 पास्कल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1.01 गुने 10 का पावर 5 पास्कल। धनराशि के 1/2 भाग को 5% पर, 1/3 भाग को 8% पर और शेष को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 1230 प्राप्त होता है तो धनराशि ज्ञात करें। दिया है 1/2, 1/3, तो हम इसके एलसीएम को ही कुल धनराशि मान लेते हैं, मतलब कि मान लेते हैं कि कुल धन 6 था, तो 6 का 1/2 भाग यानी कि 3 किस दर से लगाया गया? 5% दर पर, तो 15% ब्याज। फिर 6 का 1/3 भाग, ये कटकर हो जाएगा 2, ये लगाया गया है 8% दर पर, तो ये हो जाएगा 16%। और शेष जब 6 में से 3 यहाँ लग गया और 2 यहाँ, तो बचा 1 भाग 10% पर, तो यहाँ से आ गया 10%। टोटल अगर हम करेंगे तो 15, 16, 31 और 10, 41% ब्याज आ रहा है। 41% का मान दिया हुआ है 1230। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अगर 41% बराबर 1230 है तो 1% बराबर होगा 30, तो 100% बराबर 100 से गुना कर देते हैं, इधर 2 जीरो लगा देते हैं, 3000। तो इसका सही आंसर 3000 होगा। ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 36 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 18% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर दोनों लाभ दिया हुआ है, एक 15% एक 18%। सवाल के अनुसार कहा गया है कि 15% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब कि अगर 115 में बेचा जा रहा है और दूसरा कंडीशन है कि 118 में बेचा जा रहा है, तो इन दोनों के बीच जो है वो 36 रुपया का डिफरेंट पड़ रहा है, जबकि हमारे हिसाब से यहाँ प्रतिशत में 3% का है डिफरेंस है, तो यही 3% 36 के बराबर है। तो 1% कितना का मान होगा? 1% बराबर 12, तो 100% बराबर
इधर 100 से गुना करेंगे और उधर भी डायरेक्ट 2 जीरो रख देंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक परीक्षा में उपस्थित हुए 300 छात्रों के औसत अंक 45 हैं। अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 27, जबकि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 54 हैं। तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करें। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो लगा देना है सीधे एलिगेशन। टोटल छात्र हैं 300, जिसमें अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 27 है। अब यहाँ हम लिख देते हैं अनुत्तीर्ण कहने का मतलब कि फेल, और इधर पास को पी लिख देते हैं। तो अनुत्तीर्ण वाला के है औसत 27 और उत्तीर्ण वाला के है 54, जबकि ओवरऑल है 45। तो घटा देते हैं, 45 माइनस 27 करेंगे तो हो जाएगा 18, और 54 माइनस 45 करेंगे तो हो जाएगा 9। यानी कि जो छात्र हैं वो 1 और 2 के अनुपात में है, यानी कि फेल वाले 1 अनुपात में हैं और पास वाले 2 अनुपात में है। तो पूछा गया है कि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है। अगर 300 का मान इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अगर 300 का मान 3 है तो 1 का मान 100 होगा, और हमसे यही पूछा गया है कि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितना है, तो 100। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किसी क्लब में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 2:3 है। उस क्लब में 50 महिलाएं और शामिल हो जाने पर यह अनुपात 3:5 हो जाता है। तो आरंभ में क्लब में कितनी महिलाएं थी। यानी हमें मेल और फीमेल लिखना पड़ेगा। जो अनुपात है 2:3, और जब 50 महिलाएं शामिल किए गए तो यह अनुपात हो गया है 3:5। अब देखना है कि शामिल तो किया गया है महिला को, पुरुष को नहीं, तो पुरुष की मात्रा तो समान होना चाहिए था। जबकि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 3 है, तो पुरुष को सेम कर देते हैं। तो इसमें 3 से गुना कर देते हैं और इसमें 2 से गुना कर देते हैं। तो जब इधर करेंगे तो इधर भी आपको गुना करना पड़ेगा। तो अब जो आएगा वो मात्रा मेल और फीमेल का वो हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, और ये आएगा 3 दूना 6 और 5 दूनी 10। अब यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ रहा है कि पुरुष की मात्रा बराबर हो गया है। महिला पहले 9 थी तो अब 10 हो गई है, यानी कि 1 यूनिट बढ़ा है, और यही 1 यूनिट का मान दिया हुआ है 50। अगर 1 यूनिट 50 है तो पूछा गया है कि आरंभ में क्लब में कितनी महिलाएं थी। तो आरंभ में क्लब में कितनी महिलाएं थी, 9। तो अगर 1 50 है तो 9 का मान कितना होगा, 50 गुना 9 करेंगे तो हो जाएगा मात्रा 9 पचे 45, यानी कि 450। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। गंगा तथा सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई क्रमशः 8 घंटे तथा 12 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि गंगा द्वारा प्रवाह 9 बजे कटाई आरंभ करते हुए बारी बारी से 1-1 घंटे की समय अवधि में कार्य करे तो पूरा कटाई का कार्य कब पूरा होगा। तो देखना है कि काम बारी बारी हो रहा है, एक साथ नहीं। तो गंगा को जी लिख देते हैं, गंगा 8 घंटे में और सरस्वती 12 घंटे में। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 24, इसका क्षमता हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 2। कहा गया है कि गंगा आरंभ करती है तो पहला घंटा में गंगा 3 काम कर लेगी और फिर अगला घंटा में सरस्वती 2 काम कर लेगी। मतलब 2 घंटा में काम होगा कितना, 5, और हमको काम करवाना है 24। तो 24 से पहले हम ले जाते हैं। अगर 4 से गुना करेंगे
तो इधर भी हमको 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 8 घंटा में काम हो जाएगा 20। अब नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। 8 घंटा में 20 काम, तो अगला घंटा गंगा के करने का वक्त है, क्योंकि गंगा शुरू की है और शुरू मतलब विषम नंबर, तो 9वें घंटा भी गंगा का ही नंबर आएगा, यानी कि 1 घंटा और अगर गंगा करेगी तो वो 3 काम कर देगी, तो 9 घंटा में 23 काम। अब काम करने की बारी है सरस्वती की, और सरस्वती की क्षमता है 2 और काम है 1, मतलब वो आधा घंटा और लगाएगी, यानी कि 9 सही 1/2, यानी कि 9.5 घंटा में ये टोटल काम समाप्त होगा। तो 9 बजे सुबह से आप 9.5 घंटा ऐड करेंगे तो 9 3 12, 12 6, यानी कि 6:30 बजे अपराह यानी कि पीएम में ये काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी सही। अगला है द्विघात बहुपद है 4x² + 4x + 1, तो इसके शून्यकों का योग निकालना है। तो सबसे पहले हमें शून्यक निकालना पड़ेगा, या शून्यकों का योग के मतलब हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है -b/a। यहाँ b का मान दिया हुआ है 4 और a है 4, तो लगा देते हैं -4/4, कट करके हो जाएगा -1। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। यदि रूट 18,225 का मान 135 है, तो इसका इसका और इसका मान निकालना है। मात्रा तो वही दिया हुआ है, मेन रूट के अंदर पॉइंट का चक्कर है इसमें। तो अगर इसका मान इतना है तो इसमें देखना है कि रूट के अंदर दाहिने साइड से 2 के बाद पॉइंट डाला हुआ है, तो जो अंक निकलेगा उसमें दाहिने साइड से 1 के बाद पॉइंट होगा। अगर ये 135 है तो इसका मान होगा 13.5। इसका पॉइंट के बाद 4 डिजिट है दाहिने साइड, तो इसमें जो रूट से बाहर संख्या निकलेगा उसमें पॉइंट के बाद दाहिने साइड 2 अंक होगा, मतलब कि अगला जो नंबर निकलेगा उसका होगा 1.35। और इसमें चूंकि पॉइंट के दाहिने साइड 6 डिजिट है, यानी कि अगला जो संख्या बाहर आएगा उसमें दाहिने साइड 3 अंक होगा पॉइंट के बाद, मतलब कि 0.135। तो यहाँ से सीधा सीधा ऐसे भी आंसर दिख रहा है कि 13 और 1 14, 14 बस एक ही में है आंसर, और ये ऐड करेंगे तो यही आएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। किसी संख्या को 126 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है। इस संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है? तो जैसे ही ऐसा क्वेश्चन मिले उसमें ये बाद वाला संख्या को इससे भागा देकर जो शेष बचेगा वही होगा इसका आंसर। तो 47 को 18 से भाग देने पर 18 दूना 36, 36 और 11 47 होता है, मतलब कि इसका शेषफल 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 39। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? नालंदा, कन्नौज, प्रयाग या थानेश्वर? तो हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर पहले हुआ है, लेकिन वो कुछ ही दिनों के लिए था। मेन उसकी राजधानी कन्नौज थी। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? अंग्रेजी सरकार के दबाव में आकर, भारतीय लोगों द्वारा सहयोग न मिलने के कारण, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना हो गया था, इसी के कारण वापस ले लिया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? वर्ष 1975, वर्ष 1982, वर्ष 1986, वर्ष 1992? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया था। अगला सवाल है कि लेटराइट मृदा, अगला सवाल है लेटराइट मृदा आयरन और से भरपूर होता है, यानी कौन सा और तत्व पाया जाता है? तो लेटराइट मृदा में पोटेशियम, एल्युमिनियम, चूना या नाइट्रेट? तो इसमें से एल्युमिनियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है
कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो भारत में पश्चिम की ओर वही बहेगी जो अरब सागर में गिरती है। तो ये नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी है, बाकी ये गोदावरी, कृष्णा, महानदी ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये पूरब की ओर बहती है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परिवर्तित चट्टान, असादित चट्टान, परतदार चट्टान, अग्नेय चट्टान। तो कोयला असादित चट्टान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हे, हिंदी का है ये क्वेश्चन। हे, अरे, वो विभक्ति चिन्ह किस कारक का बोध करा रहा है? तो ये ऑर्डर देने वाला है और इसका मतलब है ये संबोधन करने का बात कहा जा रहा है इसमें। अगला है कि संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? संप्रदान में जो विभक्ति चिन्ह लगा हुआ होता है वो के लिए होता है। को के लिए विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला है श्याम ने किताब पढ़ी, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक या संप्रदान कारक? तो श्याम ने किताब पढ़ी, इसमें कर्ता कारक की प्रयोग किया गया है। अगला सवाल है कि वह धरती पर गिर पड़ा, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? वह धरती पर गिर पड़ा। जिस भी समास विग्रह में या पर हो वह अधिकरण का होता है और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि वह धरती पर गिर पड़ा। हम तुम सर्वनाम शब्द है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम? तो हम तुम सर्वनाम ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 4, 5, 6 और 7। तो सर्वनाम के 6 प्रकार हैं और ये हमने टोटल 50 क्वेश्चन देखे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। मैथ के क्वेश्चन में कलम ठीक से नहीं चलने की वजह से कुछ राइटिंग मिस्टेक हो जाता है, तो उसे आप लोग नज़रअंदाज करेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इससे जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।